Hello, beta. Good evening, everyone. Beta, next few days, we will go ahead and we will discuss the questions that have been asked in the June 2024 NET Economics paper. ठीक है, धीरे धीरे करके I will not do all of them together. I will do them slowly. एम ये है कि जो भी क्वेश्चंस नेट 2024 के एग्जाम में आए हैं we need to understand those questions well and do them in detail. हमें एकदम डिटेल में उनको करना है, right? So aim is not to hurriedly give you the answer कि ना, I want to discuss each and every question with you and I want to take you through the process कि कैसे कैसे हमें आंसर देने होते हैं. ठीक है बेटा, look at this first question of paper 2. ठीक है, देखो, it says match the following and 4 options are given to you. ये बोल रहा है rat race problem, displacement, optimal taxation and local public good. और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि who has given what, right? आपको बताना है किसने कौन सी चीज को दिया है. So let us start बेटा. देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी पीकॉक एंड वाइजमैन की. So Peacock and Weisman basically had given the displacement effect. अब बेटा ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? व्हाट डज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट सेज? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली ये बोलता है कि जब भी कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ज्यादा पैसा चाहिए होता है. और वो ज्यादा पैसा कैसे रेज कर सकती है? वो लोगों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देती है, राइट? तो जो इकोनॉमी में आज तक कम टैक्स चल रहा होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, जब भी कोई भी क्राइसिस का पीरियड होता है, उस इकोनॉमी में ज्यादा टैक्स उसको रिप्लेस कर देता है और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर what will the government do? The government will go ahead and put a higher tax rate instead of a lower tax rate. ठीक है, and this is done to raise more revenue during the war period. War period में ज्यादा revenue collect करना है, ज्यादा revenue collect करने के लिए हमने tax rate बढ़ा दिया. So higher tax rate will go ahead and replace the lower tax rate, right बेटा? And this thing is called as displacement effect. तो ये समझो थोड़ा ध्यान से, that displacement is given by Peacock and Weisman. So B should be matched with 1. माने आंसर कैन बी either 2 or 3. या आंसर 2 होगा या आंसर 3 होगा. We have eliminated option 1 and option 4. ठीक है बेटा, आगे देखते हैं. The next thing, ये हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. This is called as type out model. What is type out model बेटा? Type out model basically is a model which goes ahead and which talks about the public model, public good model. क्या बोलता है? इसका क्या कीवर्ड हमने पढ़ा हुआ है बच्चे? The keyword of the public good model is voted with their feet. वोटेड विद देयर फीट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोटेड विद देयर फीट? तो वोटेड विद देयर फीट मींस दैट एवरीवन गोज अहेड एंड टेल्स अबाउट देयर प्रेफरेंस. देखो, पब्लिक गुड्स के केस में एक बहुत बड़ा इशू जो हम फेस करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर. इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स वी हैव द फ्री राइडर प्रॉब्लम बेटा. ठीक है, एंड व्हाट इज फ्री राइडर प्रॉब्लम बेटा? Free rider problem basically goes ahead and it says that people free ride. लोग free ride कर रहे हैं. Free ride कर रहे हैं मतलब क्या है? मतलब लोग क्या करते हैं कि वो अपनी actual preference नहीं बताते हैं. Suppose I like a public park, ठीक है, and I am willing to pay 40 rupees for the public park. मुझे पता है कि मैं 40 रुपए इस पार्क को बिल्ड करने में दे सकती हूँ. But what I will do? I will go ahead and I will only tell that, I am getting only 30 rupees worth of utility from the public park. माने मैं अपनी प्रेफरेंस को कम दिखाऊंगी ताकि मेरे को कम टैक्स पे करना पड़े. When people go ahead and do that, जब वो ऑनेस्ट रेविलेशन नहीं करते हैं, ऑनेस्टली रिवील नहीं करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, देन दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर. हाँ, जब लोग अपना सही से टैक्स नहीं पे करते हैं तो वो फ्री राइडर प्रॉब्लम है.
Now Tybalt went ahead and he said that let us try to find out what happens in case of local public good. मतलब अगर हम एक कम्युनिटी बना दें, इफ वी मेक अ कम्युनिटी, देन हाउ कैन वी फाइंड इक्विलिब्रियम और पेरेटो एफिशिएंसी इन द पब्लिक गुड फॉर दिस कम्युनिटी? हम कैसे पेरेटो एफिशिएंसी पा सकते हैं? तो तब टाइबाउट ने बोला कि देखो, लोग क्या करते हैं, दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोटेड विद देयर फीट, माने वो अपनी ट्रू रेविलेशन बताते हैं, अपना सही में बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सा हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, आई गिव यू टू स्टेट्स, स्टेट ए एंड स्टेट बी, और मैंने आपको ये बात बता दी कि जो स्टेट ए है ना, स्टेट ए इज फोकसिंग ओनली ऑन एजुकेशन। स्टेट ए को एजुकेशन को बढ़ाने का पूरा फोकस है, तो वो अपना सारा का सारा पैसा जो मिनिस्ट्री है, दे आर पुटिंग ऑन एजुकेशन। और स्टेट बी के केस में मैंने आपको ये बात बताई कि स्टेट बी इज पुटिंग ऑल इट्स मनी ऑन हेल्थ, अपना सारा पैसा वो हेल्थ में, हॉस्पिटल्स को बिल्ड करने में लगा रहा है। अब मैंने एक पर्सन ए को पिकअप किया, और ये जो पर्सन ए है, ही इज ऑफ द एज 20। इस पर्सन का सारा एम ये है कि ये अच्छी सी एजुकेशन ले पाए, ही इज वेल एजुकेटेड। तो पर्सन ए से अगर पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू लिव इन स्टेट ए और स्टेट बी, तो पर्सन ए बोलेगा अच्छा जी, आई वांट टू लिव इन स्टेट ए। फिर हम स्टेट पर्सन बी के पास गए बेटा। पर्सन बी एक बहुत ओल्ड एज इंडिविजुअल है, टुवर्ड्स हिज रिटायरमेंट, उनका एज 65 ईयर्स है। और हमने उनसे भी पूछा, अच्छा सर, वेयर डू यू वांट टू लिव, डू यू वांट टू लिव इन स्टेट ए और स्टेट बी? तो उन्होंने बोला आई वांट टू लिव इन स्टेट बी। माने पीपल विल ट्रूली रिवील देयर प्रेफरेंस, लोग अपना एग्जैक्ट वोट बताएंगे कि वो किस चीज को प्रेफर करते हैं। ये भी पब्लिक गुड है, एजुकेशन इज ऑल्सो अ पब्लिक गुड, हेल्थ इज ऑल्सो अ पब्लिक गुड, बट पीपल विल रिवील, पीपल विल टेल कि वो किस पब्लिक गुड को प्रेफर कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोटेड विद देयर फीट। ठीक है बेटा, एंड दिस कॉन्सेप्ट केम अंडर योर पब्लिक गुड्स। तो टाइबाउट मॉडल इज रिलेटेड टू लोकल पब्लिक गुड। तो हम ये बोल सकते हैं दैट द आंसर टू डी विल बी 2। आंसर टू डी विल बी 2। तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, ओके बेटा, बाकी दो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस ट्राई टू नाउ डिस्कस द थर्ड वन, विच इज रैट रेस प्रॉब्लम। ये किस बारे में है, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करो। तो बेसिकली इस बार ये देखा गया दैट इन द नेट एग्जाम हमारे पास क्वेश्चन थे जो नोबेल प्राइज से रिलेटेड आए हैं, नोबेल प्राइज विनर के ऊपर हमारे पास नेट में क्वेश्चन आए हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर नेक्स्ट अपने नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यू शुड बी प्रिपेयरिंग वेल अबाउट द नोबेल प्राइज विनर ऑल्सो। तो ये मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रही हूँ नोबेल प्राइज से रिलेटेड। सो बेसिकली जॉर्ज एकरलॉफ को नोबेल प्राइज मिला था along with Michael Spence and Joseph Stiglitz in the field of asymmetric information, right? So they had basically gone ahead and written a paper on asymmetric information. ठीक है, हमें पता है asymmetric information क्या होती है बेटा? When one party has more information than the other party, एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरे के पास कम है। जैसे मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है मेरे कोर्स के बारे में, राइट? I can tell you more about my course rather than you telling me about my course. आप मेरे से पूछोगे कि मैम have you covered this topic, मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगी, राइट? तो I have more information than what you have. तो ये हो गई हमारे पास बचे asymmetric information। ठीक है, इसी asymmetric information के बारे में the paper was written by Michael Spence and Joseph Stiglitz, and बच्चे ये पेपर लिखा गया, नोबेल प्राइज भी मिला उन्हें in 2021। अब जैसे ही हम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात करें, कुछ वर्ड्स आपके माइंड में इमीडिएट क्लिक होने चाहिए। वन ऑफ द वर्ड इज मार्केट ऑफ लेमन्स। लेमन्स मार्केट क्या बोलता है? लेमन्स मार्केट ये बोलता है कि कभी कभी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऑफ कार्स, सेकेंड हैंड कार्स, है ना? सेकेंड हैंड कार्स में व्हाट विल हैपन बेटा, देयर विल बी टू काइंड ऑफ कार्स। ठीक है,
एक कार है जो गुड क्वालिटी कार है और एक कार है जो बैड क्वालिटी कार है, दोनों ही सेकेंड हैंड कार है, ठीक है। तो मार्केट ऑफ लेमन्स गोज अहेड एंड टेल्स अस कि वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू काइंड ऑफ कार्स। हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी एक गुड क्वालिटी कार है और कौन सी एक बैड क्वालिटी कार है, हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट। फिर उसके बाद हमने इससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम वारंटीज यूज कर सकते हैं, गारंटी यूज कर सकते हैं, एंड इसके थ्रू हम मार्केट ऑफ लेमन्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। बट एनी हाउ, ये जो मार्केट ऑफ लेमन्स है इसके बारे में भी जॉर्ज एकरलॉफ ने अच्छे से डिटेल में अपने पेपर के अंदर बताया है। नाउ बेटा नेक्स्ट थिंग इज he also wrote another paper, बहुत फेमस उनका ये पेपर था, which was the economics of caste and rat race and other woeful tales। बहुत बढ़िया पेपर है, if you get time try to read this paper, it's a 20-page paper, है ना। ये बात करता है बहुत 4 डिफरेंट केसेस लेकर इन्होंने उनको इवैल्यूएट किया है और उनकी पेरेटो एफिशिएंसी डिसाइड की है, तो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है। और 1997 में ही हैड रिटन दिस पेपर बेटा, और उसी में उन्होंने इस रैट रेस प्रॉब्लम के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। तो रैट रेस प्रॉब्लम बेसिकली हमारे एम्प्लॉयमेंट के केस में भी आ जाती है, जिसमें हम बोलते हैं देयर इज सेल्फ सिलेक्शन, मतलब जो एम्प्लॉयज बेटर एम्प्लॉयज होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो सेल्फ सेलेक्ट होते जाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में, ठीक है। सो दिस रैट रेस प्रॉब्लम बेटा इट वाज गिवन बाय जॉर्ज एकरलॉफ, तो हम इसका जो आंसर रखेंगे, आंसर ए का जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी 3, राइट। लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट बेटा, ऑप्टिमल टैक्सेशन, it was actually given by Diamond and Mirrlees, so I will just talk about that also। बेटा जब भी हम कोई भी पेपर पढ़े, आपका एम होना चाहिए टू प्रिपेयर वेल फॉर नेक्स्ट ईयर। सो व्हेन यू आर रीडिंग अ पेपर, बस ऑप्शंस को मार्क करने पे सारा टाइम मत लगाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। तो ऑप्टिमल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डायमंड एंड मिरलेस बेटा, और उन्होंने ये बताया कि हम कैसे ऑप्टिमल टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे फोकस्ड ऑन, उन्होंने इस बात पे फोकस काफी ज्यादा किया, दैट मार्जिनल टैक्स रेट फॉर द टॉप अर्नर शुड बी 0। माने जैसे जैसे लोगों की अर्निंग बढ़ती जाए, द मार्जिनल टैक्स रेट शुड कीप फॉलोइंग, और जो हमारे टॉप अर्नर्स होंगे उनका जो मार्जिनल टैक्स रेट होगा दैट शुड बी द लोएस्ट। अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज टैक्स रेट बेटा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एवरेज टैक्स रेट होता है टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम, और मार्जिनल टैक्स हो जाता है एडिशनल टैक्स कलेक्टेड व्हेन देयर इज एडिशनल इनकम अर्न्ड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल टैक्स, इस थ्योरी में मार्जिनल टैक्स की बात की गई, एंड वी वर टोल्ड दैट मार्जिनल टैक्स रेट फॉर द टॉप अर्नर शुड बी 0। इसके बारे में हमने ऑप्टिमल टैक्सेशन थ्योरी में पढ़ा, दिस वाज गिवन बाय डायमंड एंड मिरलेस। I hope that this first question is absolutely clear to everyone, और इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन था ये, आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज इजी। तो क्वेश्चन देखो, आपको फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यू गिवन 4 ऑप्शंस हियर एंड यू हैव टू मार्क विद द राइट पर्सन हु गेव व्हाट, किसने क्या दिया है उसके साथ आपको मार्क करना है, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहला आता है इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज, फिर लर्निंग बाय डूइंग, फिर एनिमल स्पिरिट, फिर इनविजिबल हैंड। आई एम प्रिटी श्योर कि जब बच्चों ने शुरू किया होगा तो सबसे पहले हमें इनविजिबल हैंड और एनिमल स्पिरिट को मार्क करना आसान है, बिकॉज दीज आर नोन थिंग्स टू अस। तो हमें पता है कि इनविजिबल हैंड दैट इज गिवन बाय एडम स्मिथ, एंड वी नो दैट एनिमल स्पिरिट इज गिवन बाय केन्स, तो ये 2 पक्का हो जाते हैं, that D can be linked to 1 and C can be linked to 2,
ठीक है, तो ये D1C2 D1C2 ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, 1 and 4 इज इनकरेक्ट. ट्राई टू एलिमिनेट साइमल्टेनियसली बेटा, है ना. तो अब जरा ध्यान से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बेटा व्हाट इज इनविजिबल हैंड, क्या बोला इनविजिबल हैंड ने. इनविजिबल हैंड बेसिकली टेल्स अस दैट मार्केट्स वर्क ऑन देयर ओन, मार्केट्स खुद से काम करती हैं. देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यू कैन लीव द मार्केट टू इटसेल्फ. मतलब आप मार्केट को अपने आप में छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस will determine equilibrium in the market. मार्केट का इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई खुद से डिटरमाइन कर लेंगे. दैट इज व्हाट इनविजिबल हैंड स्टैंड्स फॉर, राइट. सो देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. द नेक्स्ट वन इज एनिमल स्पिरिट. एनिमल स्पिरिट थ्योरी वाज गिवन बाय केन्स. और बेटा केन्स ने क्या बोला, केन्स ने बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, हम लोगों की बात कर रहे हैं. एंड ह्यूमंस हैव इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर जो है वो अफेक्ट होता है, राइट. तो लोगों का जो भी बिहेवियर है, जिस तरीके से लोग एक्ट करते हैं, वो उनके इमोशन से, उनके इंस्टिंक्ट से, इन सब चीजों से काफी ज्यादा अफेक्ट होता है. इट इज अफेक्टेड थ्रू इमोशन, इंस्टिंक्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये हो गया एनिमल स्पिरिट. अब बेटा आखिरी दो अगर हम पॉइंट्स पे आए, इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज एंड लर्निंग बाय डूइंग, तो यू विल रियलाइज कि ये दोनों ही हमारे एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स हैं, है ना. चाहे हम इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज की बात करें या लर्निंग बाय डूइंग की, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ दीज आर अवर एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स. ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट द मॉडल गिवन बाय एरो. एरो के एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में ही हैज टॉक्ड अबाउट लर्निंग बाय डूइंग. बेटा लर्निंग बाय डूइंग ये कहता है कि आप इनोवेशन और टेक्निकल चेंज के थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके आ सकते हो. सो इट एक्सप्लेन्स ग्रोथ थ्रू इनोवेशन. It tells us the effect of innovation. It tells us what happens, how people learn while doing the work, है ना. अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज थ्योरी ये रोमर ने दी है, अगेन एन एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, बट रोमर ने फोकस किया न्यू आइडियाज के ऊपर. ठीक है, रोमर ने बोला कि जब आइडियाज इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, और जब लोग जो काम कर रहे हैं वो इंक्रीज होते हैं नॉलेज सेक्टर में, तो आइडियाज इंक्रीज होते हैं, और जब आइडियाज इंक्रीज होते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है. सो व्हाट रोमर सजेस्टेड इज दैट एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल who work in the knowledge sector. नॉलेज सेक्टर मीन्स जो R&D इन सब में काम कर रहे हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं. एज दिस नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज, देयर विल बी मोर आइडियाज जनरेटेड, एंड एज मोर आइडियाज विल बी जनरेटेड, देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ. इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, राइट बेटा. तो दिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज इज गिवन बाय रोमर. तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि A कैन बी लिंक्ड टू 4 और आंसर हो जाएगा 2. ओके बेटा, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज हार्ड, टफ. द रीजन इज कि ये बहुत ही एब्रप्ट क्वेश्चन था, इन विच दे आर आस्किंग कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी ऑफ द ईयर 2022, आई एम नॉट श्योर क्यों उन्होंने ये साल दिया 2022, we need to go ahead and arrange the countries in the descending order. Descending order means highest share in GDP to lowest share in GDP. किस कंट्री में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी का हाईएस्ट शेयर है और किस कंट्री में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरी का लोएस्ट शेयर है, हमें इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है. तो वेरी एब्रप्ट क्वेश्चन एक्चुअली, आई विल गो अहेड एंड से. ठीक है, एनीवेज बेटा, तो अब हम लोग जरा देखते हैं ध्यान से. सो आई हैव जस्ट रिटन दिस शेयर. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो चाइना 7.3%, बांग्लादेश 11.2%, इंडिया 15%, नेपाल 23.95% एंड श्रीलंका 7.9%. तो ऑन दैट बेसिस बेटा वी कैन से नेपाल, देन इंडिया, देन बांग्लादेश, देन श्रीलंका एंड देन चाइना. ठीक है, और इस बेसिस पे वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 3 बेटा.
अगर हम आंसर नंबर 3 की बात करें तो वी हैव नेपाल, देन इंडिया, देन बांग्लादेश, देन श्रीलंका एंड देन चाइना, एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पर लिखा है. सो आई थिंक आंसर नंबर सी, I mean 3 should be the correct answer to this question. Okay बेटा, let us come to question number 4. बहुत ही easy question था. I will mark this question easy. जैसे ही हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ग्रेविटी मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट थिंग्स दैट आई टीच इन माय क्लास. सबसे पहले हम यही ग्रेविटी मॉडल को ही डिस्कस करते हैं. तो व्हाट डज ग्रेविटी मॉडल सजेस्ट बेटा? ग्रेविटी मॉडल सजेस्ट करता है दिस थिंग. हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख देते हैं, टी आई जे इज इक्वल टू ए into GDP to the power alpha into GDP j to the power beta upon Dij to the power theta. This is how we go ahead and we define this model. तो इस मॉडल को हम थोड़ा सा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मॉडल क्या कह रहा है. बेटा Tij बेसिकली बोल देता है द ट्रेड बिटवीन कंट्री आई एंड जे. दो कंट्रीज के बीच में कितना ट्रेड होगा, ट्रेड बिटवीन कंट्री आई एंड जे. बेटा दिस ए इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. फिर ये देखो जीडीपी आई टू द पावर अल्फा, मतलब ये बताता है दिस इज द जीडीपी इन कंट्री आई और उसको हमने वेटेज दी है अल्फा की. दिस इज द जीडीपी इन कंट्री जे, दिस इज गिवन अ वेटेज ऑफ बीटा एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज. तो बेसिकली ये मॉडल ये बोल देता है दैट द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, अगर हम ट्रेड की बात करें दो कंट्रीज के, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीडीपी बिटवीन टू कंट्रीज, है ना, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज. ये हमारा पूरा ग्रेविटी मॉडल है कि जैसे जैसे दो कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज द ट्रेड विल डिक्रीज and as the GDP of the countries will increase. खुद समझो ना, देखो more the GDP more the income, और अगर लोगों की इनकम ज्यादा होगी more the income more the demand, more the demand more the imports. अब अगर कंट्री ए कंट्री बी से इंपोर्ट करेगी तो कंट्री बी एक्सपोर्ट करेगी. इफ कंट्री बी विल एक्सपोर्ट बेटा तो उसकी भी तो इनकम बढ़ जाएगी. जब वो उसको सेल कर रही है तो कंट्री बी की इनकम बढ़ेगी. कंट्री बी की इनकम बढ़ेगी तो वो भी ज्यादा इंपोर्ट करेगी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. वो इंपोर्ट करेगी कंट्री ए से, तो कंट्री ए जब सप्लाई करेगी प्रोडक्ट्स तो कंट्री ए की इनकम बढ़ेगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So basically gravity model says that as the income of the two countries increase, the trade between the country increases. और वो ये भी बोलता है कि as the distance between the two countries increase, तो the trade decreases. ठीक है. तो on that basis बेटा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर शुड बी दिस, है ना. क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर ये ठीक लग रहा है कि टी आई जे इज इक्वल टू ए इंटू वाई आई. वाई आई मीन्स द जीडीपी ऑफ कंट्री आई इंटू वाई जे जीडीपी ऑफ कंट्री जे अपॉन डी आई जे डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज. तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है. आई थिंक दिस इज ऑप्शन नंबर सी बेटा. दिस सीम्स टू बी करेक्ट ऑप्शन. जो भी ऑप्शन ये रहेगा ये आंसर है ना. ओके बेटा, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम पेपर. देखो ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन बेटा. अब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. तो बेटा सबसे पहले समझो, आई एम सेइंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. अब अगर हम गवर्नमेंट के टूल्स को एक्सपेक्ट करें, अगर हम गवर्नमेंट के टूल्स को इफ वी राइट डाउन द टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के 3 मेन टूल्स होते हैं. देयर आर 3 मेन टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. बट सबसे पहला हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज द फर्स्ट टूल ऑफ द गवर्नमेंट. जो सेकेंड टूल आ जाता है दैट इज बेसिकली टैक्सेस, राइट. एंड द थर्ड टूल बेटा दैट इज सब्सिडीज.
तो देर आर 3 मेन टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। क्योंकि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो इसका मतलब ये रहेगा कि वी हैव टू इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो मतलब ईदर जी कैन इंक्रीज और वी कैन डिक्रीज द टैक्सेस, ठीक है, और वी कैन इंक्रीज द सब्सिडीज। तो या तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करो, या जो वो सब्सिडीज दे रहे हैं वो इंक्रीज करो, या जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं वो डिक्रीज करो। All of these three will go ahead and will lead to expansionary fiscal policy. तीनों ही केस में what we will be having will be expansionary fiscal policy. समझे? ठीक है बेटा, let us try to see this question now. देखो, which of the following is not true in case of expansionary fiscal policy? Not true है ना? ठीक है, try to read this. Increase in unemployment benefit and state pension. तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द बेनिफिट्स, माने वी आर इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, सो इट इज इंक्रीज इन जी, तो ये तो ठीक है। ठीक है, लुक द सेकंड वन, इंक्रीज ऑफ टैक्सेस टू चेक द एस्केलेटिंग हाउसिंग प्राइस। जब हमने टैक्सेस को इंक्रीज किया, तो इंक्रीजिंग टैक्स बेटा, दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, and decreasing tax, that is expansionary policy. तो we are going ahead and we are increasing tax, तो ये expansionary तो नहीं हो सकता, so B is the correct option. C देखो, government support through subsidies, माने subsidies are increasing, तो ये भी expansionary हो गया. Look at the D बेटा, इंक्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो फिर से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ओनली ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, सो दीज आर द सम क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू गो अहेड एंड डिस्कस टुडे। आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो आल्सो सेम टाइम। In the meanwhile, I just want to inform you that we have started the enrollment for December 2024 NET JRF batch. आप अपने आप को enroll करवाकर you can start your preparation for December 2024 NET JRF. ठीक है बेटा?